तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने टिया को स्पिरिचुअल रिकवरी पिल दिया था ताकि वह इसके हेल्प से अपने ग्रैंडपा की इंजरी को हील कर सके, जिसके लास्ट सीन में रेंसी कुछ मोमेंट्स को मेमोरी स्टोन में रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं, जो जब देखता है कि रेंसी उसे काफी देर से देखती जा रही है तो वह उसे सवाल करता है कि क्या हुआ, तुम्हारी नजर मेरे से हट क्यों नहीं रही है, क्या आज मैं इतना हैंडसम दिख रहा हूँ बताओ। जिस पर रेंसी कहती है तुम ज्यादा सोचना बंद करो, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ और तुम्हें भी पता है कि मैं तुम में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम मुझसे ऐसा क्यों सवाल पूछ रहे हो। जिसे सुन फैंग बोलता है ठीक है, आज के इस एक्टिंग के पैसे तुम मेरे पास जल्दी भिजवा देना, और हाँ पिछली बार के जो स्पिरिचुअल स्टोन बचे हुए थे वह तुम मुझे कब लौटा रही हो, जो तुमने बस मुझे 3 ही दिए थे और वह 7 जो बाकी हैं वह कभी मुझे मिलेंगे भी कि नहीं। पर छोड़ो, अभी के लिए इनके बारे में मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा और अब मैं अपनी एक्टिंग पर पूरा कंसंट्रेट करूंगा। जो बोलकर फैंग रेंसी के साथ बेड पर लेट जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा स्पेस था, इसलिए रेंसी के फैमिली मेंबर्स इस हालत में उन्हें देख भी लेते हैं तो वह रेंसी पर शक कर बैठेंगे कि आखिर वह इतनी दूर क्यों है, क्या इनके बीच में कुछ लड़ाई हुई है। जो बात उनके मन में दूर दूर तक ना है, इसलिए रेंसी फैंग के करीब आते हुए स्पाइडर को पहले मेमोरी स्टोन को इनएक्टिव करने को कहकर खुद फैंग के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, जिसके बाद वह काफी ऑकवर्ड फील करते हुए अपना हेड को फैंग के चेस्ट पर रख देती है। लेकिन भले ही रेंसी अभी ऐसा मजबूरी में कर रही थी, पर जब उसने अपना सिर फैंग के चेस्ट पर रखा था तो उसे काफी अच्छा फील हो रहा था, जैसे कि वह फैंग के इतने करीब रहने से वो अपने आप को सेफ फील कर पा रही हो। जिससे होता यह है कि स्पाइडर इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए उस मेमोरी स्टोन को एक्टिव कर देती है, जिससे अब वह स्टोन उन दोनों को इस हालत में स्कैन करते हुए एक रिकॉर्डिंग कैप्चर कर लेता है। तो स्पाइडर रेंसी को इस हालत में देखकर सोचने लगती है कि कहीं रेंसी फैंग के लिए फीलिंग तो नहीं रखती। जिन समय स्पाइडर यह तो भूल गई थी कि उनका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अब यह रिकॉर्डिंग रेडी थी। जिसे देख स्पाइडर रेंसी को बहुत आवाज लगाती है, पर रेंसी तो मानो खो सी गई हो। पर जब रेंसी को एहसास होता है कि उनका काम खत्म हो चुका है तो वह तुरंत ही फैंग से दूर होते हुए काफी फास्टली वहां से ब्लश करते हुए स्पाइडर के साथ फैंग के घर से निकल जाती है। जिसके बाद हमारा सीन टिया पर शिफ्ट होता है, जो अपने ग्रैंडपा किन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर आखिर में उन्हें वह स्पिरिचुअल रिकवरी पिल खिलाई देती है जो उसे फैंग ने दिया था। पर उसको यह पिल उसके ग्रैंडपा किन को खिलाते हुए उसके फादर और आंट ने देख लिया था, जिनमें उसके फादर यह होता हुआ देख गुस्से में टिया कहते हैं कि अभी तुमने उस पिल वेसल में से क्या निकाल कर ग्रैंडपा किन को खिलाया बताओ। जिस पर टिया उन्हें बोलती है कि यह तो मैंने बस उन्हें स्पिरिचुअल रिकवरी पिल ही दिया है, जो मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था, वह भी 3 लाख गोल्ड कॉइन के एक्सचेंज में। और वैसे भी प्रेसिडेंट टेडी ने भी यही बोला था कि मेरे ग्रैंडपा के करंट कंडीशन को वापस पहले जैसा करने के लिए उनको उस पिल को उन्हें खिलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये पिल उन पर ट्राई की। जिसकी ये बात सुनकर टिया के फादर के तो मानो पैरों से जमीन ही फिसल गई हो, जो गुस्से में बोलते हैं तुम्हारी दोस्त ने कहा और तुमने मान भी लिया, तुम्हें क्या पता कि वह सच बोल रहा है कि झूठ। और आखिर में सच में उसके पास वह स्पिरिचुअल रिकवरी पिल था भी, तो वह तुम्हें इतने सस्ते में उसे कैसे दे सकता है बताओ। 3 लाख गोल्ड कॉइन इस पिल की कोई कीमत है। यह स्पिरिचुअल रिकवरी पिल तो एक काफी मिस्टीरियस पिल है, जो अपने आप में ही एक प्रीसियस और रेयर पिल है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ग्रैंडपा को मारने के लिए कितने लोग साजिश कर रहे हैं। उनके मरते ही यकीन फैमिली पत्तों की तरह बिखर जाएगी, और एक तुम हो जो ये सब जानने के बावजूद भी अपने दोस्त के मिले हुए पिल को इतनी आसानी से अपने ग्रैंडपा को खिला दिया। क्या पता वो पॉइजन हो। जिसको इतना अपने डॉटर पर गुस्सा करता देख टिया की आंटिया के फादर को समझाती है कि अभी इन सब बातों का समय नहीं है, आप फटाफट ग्रैंडपा के कंडीशन को देखिए कि वह ठीक तो हैं। जो बात सुनकर टिया के फादर फटाफट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्रैंडपा की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, ताकि कम से कम अगर ये पिल में पॉइजन भी हो तो वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इसे सप्रेस कर पाए। पर हम देखते हैं कि इस पिल के खाने के कुछ समय के अंदर ही ग्रैंडपा किन की बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होने लगते हैं, जो थोड़ा और समय बीतने के साथ अब वह होश में भी आ जाते हैं और अब वह ढंग से बोल भी पा रहे थे। जिनको होश में आता हुआ देख टिया के फादर, आंट और यहाँ तक कि टिया भी काफी हैरान हो जाते हैं। और अब टिया के फादर को अपने कहे हुए शब्दों पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आखिरी में टिया के पिल के हेल्प से ही उनके ग्रैंडपा बच चुके थे। लेकिन तभी हम टिया को देखते हैं जो काफी खुशी में वहां पर उछलने कूदने लगती है, बोलती है मेरे ग्रैंडपा बच गए, अब मेरी किन फैमिली डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जिसके दिखाती हमारा सीन लिंगर पर शिफ्ट होता है, जो कई सारे स्पिरिचुअल पिल को खा रही थी, और जब उसका पेट भर जाता है तब वह फैंग के पास जाती है, जो वहां पर काफी देर से कल्टीवेशन कर रहा था। जो लिंगर को देख अपने कल्टीवेशन को रोकते हुए बोलता है कि अब समय आ चुका है कि मैं लनहाउ मेंशन में जाऊं।
जिसके साथ ही हम फैंग को लनहाउ मेंशन में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वह हमें कई सारी बातें इस लनहाउ मेंशन के बारे में बता रहा था, जैसे कि लनहाउ मेंशन के पास सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर है इस पूरे कंट्री में। और इस जगह की एक और खास बात है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कल्टीवेशन रिसोर्स मौजूद हैं, जिसके हेल्प से कोई भी कल्टीवेटर अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव कर सकता है। और पास्ट में इस जगह से बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर निकले हैं, जो अभी बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं। पर इस लनहाउ मेंशन के स्पार एकेडमी की तो कुछ बात ही अलग है। वहाँ के तो कल्टीवेटर्स नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं होते हैं, बल्कि वह मॉन्स्टर होते हैं, जिनके सामने तो अगर 10 पावरफुल कल्टीवेटर को भी रख दिया जाए तो वह उन सभी को हरा दे। इसलिए मेरा भी एम है कि मैं स्पार एकेडमी को ज्वाइन करके वह मॉन्स्टर कल्टीवेटर बन पाऊं, जिसका हर कोई ख्वाहिश रखता है। पर अभी के लिए मुझे शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा। जो सब बातें बताते हुए फैंग जब वहाँ पर घूम रहा था, तभी उसे एल्डर शैन देख लेते हैं, जो फैंग के पास जाते हुए बोलते हैं कि बहुत अच्छे बेटे, तुम आखिर यहाँ पर आ ही गए, तो आओ तुम्हें मैं इस जगह पर अच्छी तरह से घुमाता हूँ, ताकि तुम्हें भी पता चल सके कि हमारे लनहाउ मेंशन में क्या क्या चीजें हैं। फिर हम देखते हैं कि एल्डर शैन इस लनहाउ मेंशन के बारे में फैंग को बहुत सारी बातें बताते हैं, जिन बातों को बताते हुए हम एल्डर शैन को फैंग को एक जेट देता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर इस लनहाउ मेंशन के काफी अलग अलग जगह के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर है। और अगर जो चीज भी फैंग को समझ में ना आए तो एल्डर शैन उसे बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास डायरेक्टली आकर उसके बारे में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर बताऊंगा। और हाँ, तुम्हारी तो सुजाकू एकेडमी में पहली क्लास है ना, तो मैं तुम्हें ये बात भी बता देता हूँ। तो सुनो, जो भी बंदा अपना पहला क्लास यहाँ पर अटेंड करता है, उसके साथ में वहाँ पर ओल्ड डिसाइपल होते हैं, इसलिए तुम मुझे निराश नहीं करना, क्योंकि इन सब में अभी 3 दिन का समय है। इसलिए तुम अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लो कि तुम उन ओल्ड डिसाइपल को टक्कर दे सको। और यह तुम अपने सामने जो बड़ा सा रूम देख पा रहे हो, यह तुम्हारा ट्रेनिंग रूम है, वह भी पर्सनल। इसलिए जाओ इसके अंदर और अपनी पूरी मेहनत करो, क्योंकि इस जगह पर बहुत ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेस हैं, जो तुम्हारे हायर लेवल अचीव करने में बहुत मदद करेंगे। जो बात बोलकर एल्डर शैन वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद हम जिन को आता हुआ देखते हैं, जिसके साथ एक पावरफुल बंदा था, जो अपने हाथों से बाज ना आते हुए फैंग से फिर से उल्टा सीधा बोलने लगता है। जिसे देख फैंग उसे बोलता है कि आखिर तुम किस तरह के बंदे हो, जो अपनी इतनी सारी बेइज्जती कराने के बावजूद फिर मेरे पास अपना मुंह उठाकर आ गए। क्या तुम अपनी पिछली बार वाली मार भूल गए कि मैंने तुम्हें कैसे पटक पटक कर धोया था? जिसकी इन बातों का जवाब जिन यह दे देता है कि उस टाइम मैं तुम्हें काफी हल्के में ले रहा था, इसलिए तुम मुझे हरा पाए, पर इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूंगा। पर जितना इसके बातों से जिन को फर्क नहीं पड़ा था, उतना उसके बगल वाले बंदे को पड़ चुका था, जो गुस्से में फैंग को फाइट करने के लिए ललकारने लगता है। जिसके चैलेंज को फैंग एक्सेप्ट करते हुए अपनी काफी फास्ट मूवमेंट का यूज करके उस बंदे के ठीक पीछे आकर उसे किक मार देता है, जिस किक के इम्पैक्ट से ही वह पावरफुल बंदा काफी पीछे चला जाता है। जिनसे हम देख सकते हैं कि फैंग ने इतने दिनों कल्टीवेशन करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ा ली रहती है, जिसे देख वह बंदा काफी फास्टली और वहीं फैंग भी अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज करके काफी तेजी से वह दोनों फाइट करने लगते हैं, जिनकी मूवमेंट इस लेवल पर थी कि हम उनकी फाइट को ढंग से देख भी नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन डोमिनेट कर रहा है। पर जब यह फाइट कुछ ऐसी समय तक चलती है, तो लास्ट में हम देखते हैं कि फैंग ने उस पावरफुल बंदे को एक किक मारकर पीछे भेज दिया रहता है। जो बंदा यहाँ पर भी हार मानने को तैयार नहीं था, और वह फैंग से फिर से फाइट करने को बढ़ता है, जिसको ऐसा उसकी ओर फिर से आता हुआ देख फैंग गुस्से में अपना गोरिल्ला स्ट्रेंथ मेथड को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होने के साथ ही हम वहाँ पर एक काफी पावरफुल और जाइंट एप स्प्रिट को देख सकते हैं, जिसके हेल्प से फैंग उस बढ़ रहे बंदे पर एक अटैक करता है, जो अटैक की पावर इतना ज्यादा होता है कि वह इसके लगने के साथ ही वह बंदा काफी दूर चला जाता है। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।